अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। वर्ल्ड कप में कौमी क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी। पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट की चेयरमैन ज़का अशरफ से मुलाकात हुई है। मिकी आर्थर, हेड कोच ग्रांट ब्रैड और दीगर मैनेजमेंट के अफराद भी इस मुलाकात में शरीक हैं। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं एजाज वसीम बाकरी से। एजाज, क्या तफसीलात हैं? जी, लाहौर के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में इस वक्त चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ के साथ मिकी आर्थर मौजूद हैं। और मिकी आर्थर 2 दिन पहले पाकिस्तान आ गए थे क्योंकि उनको खसूसी तौर पे बुलाया गया था। जबकि टीम मैनेजर रेहानुल हक ने भी पाकिस्तानी टीम की जो शिकस्त की रिपोर्ट थी वो तकरीबन 25 पेजेस की रिपोर्ट वो भी क्रिकेट बोर्ड को आज जमा करा दी है। कप्तान बाबर आजम अभी तक मीटिंग में शरीक नहीं हुए हैं, उनकी भी मीटिंग तय है और वो हो सकता है कि थोड़ी देर में मीटिंग ज्वाइन करें या फिर उनकी अलग भी चेयरमैन पीसीबी के साथ मुलाकात है। और आज बाबर ने ये फैसला करना है कि वो पाकिस्तानी टीम की कप्तानी जारी रखेंगे या क्रिकेट बोर्ड उनको भी ये कह सकता है कि वो कप्तानी से सबकदोश हो जाएं। इसका फैसला भी मुमकिन तौर पर आज हो जाए और कल चांसेस हैं कि पीसीबी की तरफ से कोई हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जा सकती है बड़े फैसलों को लेके। जी एजाज, टीम मैनेजमेंट की तो मुलाकात चल रही है, क्या इत्तलात हैं? क्या जो बैनुल अक़वामी कोचेज हैं वो कंटिन्यू करेंगे या फिर लोकल कोचेज आएंगे? देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस वक्त जो मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह हैं ज़का अशरफ, उनको आईपीसी मिनिस्ट्री ने और निगरान वजीर आजम ने जो इख्तियार दे रखा है वो टू डे अफेयर्स का दे रखा है। तो वो बुनियादी तौर पर इनको बरतरफ नहीं कर सकते हैं, ना कोचेस को ना कप्तान तब्दील कर सकते हैं। तो वो जो साबिक क्रिकेटर्स से जो राय ली जा रही है उस राय की बुनियाद के ऊपर और परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर ये फोर्स किया जा रहा है कि आप लोग रिजाइन करके छोड़ दीजिए, हम लोग नई मैनेजमेंट को तैयार करते हैं। लेकिन हमारे जरा ये कहते हैं कि टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर को एक और मौका देने का फैसला हुआ है और तब तक चेयरमैन पीसीबी का हाथ भी मजबूत हो जाएंगे और वो फैसला करने की पोजीशन में होंगे। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया टूर के ऊपर ज़का अशरफ चाहते हैं कि मिकी आर्थर ही टीम के डायरेक्टर के तौर पे काम करें। जी अच्छा, तो एजाज, ये जो इत्तलात हैं कि इस्तीफा तलब कर लिया जाएगा बाबर आजम से, इनमें सदाकत नहीं है? अगर खुद से वो इस्तीफा देते हैं, मुस्ताफी होते हैं तो कबूल कर लिया जाएगा, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। ज़का अशरफ इस वक्त जो है वो चाहते ही हैं कि बाबर आजम वनडे और T20 की कप्तानी छोड़ दें और बाबर आजम ने भी अपने रफका से यही मशवरा किया है कि वो वनडे और T20 की कप्तानी छोड़ना चाहते हैं। लेकिन टेस्ट सीरीज एक ऐसी ऑस्ट्रेलिया का टूर है जहां पाकिस्तान आजादी से लेकर अब तक पिछले 75 साल में कभी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज नहीं जीता और तकरीबन 2 दहाइयां हो गई हैं पाकिस्तान एक सिंगल टेस्ट मैच भी ऑस्ट्रेलिया में पिछले 20-22 साल से नहीं जीती। उसमें ये तय है कि टीम ट्रबल का शिकार होगी। तो नया कप्तान जो जाएगा वो अगर पहली सीरीज हार जाएगा तो उसका एतमाद भी नहीं बनेगा। तो इसलिए टेस्ट मैचेस में बाबर को ही कप्तान के तौर पर भेजा जा सकता है, जबकि वनडे सीरीज और T20 को लेके ये बाबर ने फैसला करना है कि वो आया जारी रखते हैं या नहीं। क्रिकेट बोर्ड चाहे भी सही तो इस वक्त ज़का अशरफ फैसला करने की पोजीशन में नहीं है क्योंकि वो मुंतखब चेयरमैन नहीं है, उनको सिर्फ एक्सटेंशन मिली है और डे टू डे अफेयर चलाने का उनके पास सिर्फ इख्तियार है। अच्छा एजाज, ये भी इत्तलात थी कि शान मसूद के नाम पर गौर किया जा रहा है दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए? शान मसूद क्योंकि पाकिस्तान की अभी टेस्ट टीम का हिस्सा तो वो जरूर है, लेकिन प्लेइंग 11 में जो पिछले पाकिस्तान ने टेस्ट मैचेस खेले हैं वहां पर अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक पाकिस्तान के ओपनर चले आ रहे थे। इमामुल हक की क्योंकि अब शादी की तकरीबात शुरू होने वाली हैं, हो सकता है कि वो ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट मिस कर जाए तो शान की टीम के अंदर अहम फैसले मुतवक्के हैं। एजाज, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की खराब कारकर्दगी पर शायकीन क्रिकेट ने गम गुस्से का इजहार किया है। शायकीन ने बाबर आजम की कप्तानी को खराब परफॉर्मेंस का जिम्मेदार करार दिया है, जबकि कुछ लोग सिलेक्शन बोर्ड पर भी तनकीद कर रहे हैं। शायकीन क्रिकेट का इस हवाले से क्या कहना है, आइए जानते हैं। क्रिकेट है, बाबर आजम को कैप्टन रहना चाहिए। क्रिकेट में यार जैसा टाइम आता है परफॉर्म होता है या नहीं होता ये तो दिन की बात होती है, लेकिन उसे कप्तान होना चाहिए। ये नहीं है उसने टीम को नंबर 1 बनाया, ये नहीं है कि हम कह दे कि बाबर गलत कप्तानी कर रहे। वो पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन है। उन्होंने पाकिस्तान लोगों को बताया कि पाकिस्तान में टैलेंट है बैटिंग के बारे में। देखिए, सिलेक्शन बोर्ड है, सबसे पहले तो सिलेक्शन बोर्ड खत्म कर देना चाहिए क्योंकि ये मेरिट से हटके सिफारिश पे काम कर रहा है। उसके बाद बाबर को इन्होंने ऐसे मुसल्लत किया हुआ है जैसे किसी को ये बाबर मैनेज कर ही नहीं सकता। बाबर आजम तो इस काबिल नहीं है, उसे तो कहीं ज्यादा बेहतर रिजवान है। रिजवान बहुत अच्छा कप्तानी करता है और अच्छा क्रिकेटर है। मैं समझता हूँ कि बाबर आजम को फिलफौर ये टीम से बाहर चले जाना चाहिए, अखलाकी तौर पर इनको रिज़ाइन देना चाहिए। ये इस काबिल नहीं है कि ये आवाम को खुश कर सके। बाबर आजम को कप्तानी छोड़नी नहीं चाहिए। माशाल्लाह बाबर आजम जो है हमारे बहुत अच्छे कप्तान हैं
اور تھوڑی رسپانسبلٹی ہے ان کے اوپر جس کا وہ پریشر لے رہے ہیں، جس میں کچھ ہمارے پیچھے سے جو پلیئر ہیں وہ ساتھ نہیں دے رہے ہیں. کھلانا نہیں جائے، سرفراز کو کیپٹن ہونا چاہیے اور کسی کو نہیں ہونا چاہیے. شان مقصود کو ون ڈے کا کیپٹن. بڑھیں گے دیگر خبروں کی جانب. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بھارت کے خلاف ڈوزیئر لانچ کر دیا. کہا پاکستان سمجھتا ہے کہ موجودہ صورتحال میں بھارت کے ساتھ تعلقات معمول پر آنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہیں. مارگلا ڈائیلاگ سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ لوگ القاعدہ اور داعش کی بات کرتے ہیں لیکن وہ ہندوتوا کی سیاست کو بھول جاتے ہیں. ہندوتوا کی سیاست جیسا کہ نام سے ظاہر ہے نفرت کی سیاست ہے جس کا نشانہ تمام اقلیتیں بالخصوص مسلمان اور عیسائی ہیں. That having normal relations with the current regime would be very challenging. I won't call it impossible, but it's very challenging. The politics of Hindutva is another challenge. People are very much interested in the radical views of Al-Qaeda and Daesh and other Islamic radical entities. I'm surprised that how do they choose to ignore the politics of Hindutva. It's the idea of Hindutva which pronounces itself and targets specially and specifically two major monotheist religions, and that is Islam and Christianity. While they are targeting these minorities at home, the wings of the RSS on the Western Hemisphere, to me, they are just like sleeper cells. Whatever happened in Canada is a very initial expression of these challenging and dangerous political ideas. ملکی معیشت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام پر معاشی دہشت گردی کی اجازت نہیں دی جا سکتی. نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کہتے ہیں افغانستان سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں. افغان حکومت دہشت گردوں کو پاکستان کے حوالے کرے. نواز شریف کا مشن بلوچستان کامیاب ہو گیا. کوئٹہ میں پارٹی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ہمیں اپنے لیے اقتدار نہیں بلکہ خوشحال پاکستان چاہیے. ہٹایا نہیں گیا ہوتا تو پاکستان آج ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا. نئے پاکستان میں کیا نیا ہوا؟ نواز شریف کا مشن بلوچستان کامیاب، سیاسی مورچہ مضبوط بنا لیا. سابق وزیر اعظم نے پارٹی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ اپنے لیے اقتدار نہیں بلکہ خوشحال پاکستان چاہیے. ہٹایا نہیں گیا ہوتا تو پاکستان آج ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا. غربت، پسماندگی، معاشی بدحالی ختم ہو چکی ہوتی. یاد ہونا چاہیے کہ کون کیا کر کے گیا. لیگی قائد نے دورے کے دوران مختلف سیاسی رہنماؤں کے ساتھ بیٹھکیں لگائیں، بڑے بڑے برج الٹ دیے، سب کو ساتھ لے کر چلنے کے عزم کا اظہار کیا. 30 سے زائد ممتاز سیاسی شخصیات نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا، جن میں سابق وزیر اعلیٰ جام کمال، سابق وفاقی وزراء سردار فتح محمد حسنی، مجیب الرحمان، میر عاصم کرد، میر دوستین ڈومکی اور دیگر شامل ہیں. اس موقع پر سیاسی رہنماؤں نے نواز شریف کی بلوچستان آمد اور ملاقات پر شکریہ ادا کیا. صوبے کی ترقی کے لیے ان کے جذبے کو سراہا. مستقبل میں اشتراک عمل اور سیاسی تعاون کرنے پر اتفاق کیا. نواز شریف کے مشن بلوچستان میں اہم بریک تھرو. نواب لشکری رئیسانی مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے. شہباز شریف کہتے ہیں 16 ماہ کی مخلوط حکومت میں غلطیاں بھی ہوئیں، سیاست کو نقصان پہنچا مگر ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. الزام تراشی اور رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا. پی ٹی آئی دور میں تباہی اور بربادی ہوئی، یقین ہے تمام سیاسی لوگ ماضی سے سبق حاصل کریں گے. میں شکر گزار ہوں حاجی صاحب کا، انہوں نے اصولی طور پر آج اعلان کیا ہے کہ وہ پی ایم ایل این کی سیاست کا حصہ بنیں گے. مجھ سے زیادہ کہیں زیادہ میاں نواز شریف کی یہ انتہائی پختہ سوچ دہائیوں سے ہے کہ ہمیں بلوچستان کے معاملات ہمیں حل کرنے چاہیے، لیکن ہمیں پختہ سیاست کی طرف چلنا چاہیے اور پختہ سیاست کی طرف بڑھنا چاہیے. مجھے یقین ہے کہ تمام سیاسی زعماء اور اسٹیک ہولڈرز ماضی سے سبق حاصل کریں گے. اس حالت کو ہمیں بدلنا ہے. رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا. ہم پیٹیں اور ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کریں، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. مناسب بات یہ ہے کہ ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں. 16 ماہ میں یہ ایک مخلوط حکومت تھی، اس کے بے پناہ فوائد بھی تھے اور ایک نیگیٹو پوائنٹ بھی تھا کہ فیصلوں میں. دوسرا، پچھلی حکومت نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے کی نہج پر پہنچا دیا تھا، اور جس طرح ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے، یقیناً اس میں ہمارا پولیٹیکل سرمایہ خرچ ہوا، ہماری سیاست کو نقصان پہنچا، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. لیکن ریاست بچ گئی، سیاست ہی بچ جائے گی انشاءاللہ. نواز شریف کی کوئٹہ میں دھواں دھار انٹری. عوام نے لیگی قائد کے دورے بلوچستان کو سراہا. عوام کی کیا رائے ہے، آئیے جانتے ہیں.
سطح کی ایک بڑی پارٹی نے جو ہے وہ آ کے بلوچستان سے اپنی الیکشن مہم کا آغاز کیا ہے، اور اس حوالے سے یہ ہے کہ بلوچستان اس کی پرائرٹی میں رہے گا، اور جو بلوچستان میں روڈ اسٹرکچر جو ہے وہ خاص طور پہ کوئٹہ کراچی روڈ جو ہے اس کے بننے کے جو ہے امکانات روشن مجھے نظر آ رہے ہیں۔ میری ذاتی رائے ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں، یہ پریکٹسز 70 سال میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس دفعہ اگر نواز شریف کچھ کرنا چاہ رہے ہیں بلوچستان کے لیے، وہ عملی طور پر کریں اور دکھائیں تو پھر ہم توقع رکھ سکتے ہیں، لیکن انہی جو لوگوں کے ساتھ جو 70 سال میں یہ پریکٹسز ملک میں ہوئی ہے، اس سے مجھے نہیں لگتا ہے کچھ بلوچستان کے لیے اس میں کچھ ہو۔ یہ تو ہمارے بلوچستان کی روایت ہے، کبھی جب پیپلز پارٹی آتے تو اس میں چلے جاتے یہی لوگ، پھر جب پی ٹی آئی آئی تو اسی میں یہی لوگ چلے گئے، اور پھر یہ باپ پارٹی میں چلے گئے، باپ سے ابھی نون لیگ میں چلے گئے۔ یہ موسمی پرندی کہو یا جو بھی بلوچستان کی معذرت کے ساتھ سوداگر کو۔ اور اب ذکر غزہ کی صورتحال کا۔ اسرائیل کی درندگی میں کمی نہیں آ سکی، اسرائیل نے غزہ کے سب سے بڑے الشفا اسپتال پر حملہ کر دیا اور اسرائیلی ٹینک کمپلیکس میں داخل ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کے اسپتال پر حملے سے مریضوں کی حالت مزید بگڑ گئی۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسپتال پر حملے کا ذمہ دار امریکی صدر جو بائیڈن ہے۔ بیت المقدس اور نابلس میں بھی اسرائیلی فوج نے گھروں پر دھاوا بول دیا۔ اسرائیل کی وحشت اور بربریت نے ہٹلر کو بھی شرما دیا۔ اسرائیل نے غزہ کے سب سے بڑے الشفا اسپتال میں ٹینک داخل کر دیے، مریضوں کی زندگی خطرے میں پڑ گئی۔ اسرائیلی فوج نے اسپتال میں تلاشی لی، اسپتال سے نکلنے والوں پر گولیاں برسائی گئیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسپتال پر حملے کا ذمہ دار امریکی صدر جو بائیڈن ہے۔ غزہ میں وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ الشفا اسپتال کے اندر صرف ڈاکٹر، مریض اور بے گھر افراد ہی ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین اور نابلس میں بھی اسرائیلی فورسز نے گھروں پر دھاوا بولا، متعدد نوجوانوں کو گرفتار کر کے لے گئے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں پارلیمنٹ اور دیگر سرکاری اداروں پر بھی قبضے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیل کی مسلسل بمباری سے غزہ شہر اینٹوں اور پتھروں کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ وحشیانہ حملوں میں 11,300 افراد شہید اور 28,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ غزہ کا مسئلہ بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے۔ بتایا جائے کہ اسرائیل کا غصہ کیا 10,000 بچوں کے قتل کے بعد ٹھنڈا ہوگا۔ مارگلا ڈائیلاگ کے عنوان سے ہونے والی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے غزہ کے معاملے پر یورپ کے دوہرے معیار کو شرمناک قرار دیا۔ Not of condemning one part or the other part, it is about those prime human values. How do you respond to killing of children? The killing of any children is condemnable, be it of any faith or origin. So how many Palestinian children have to be killed? Please and address that Israeli anger. Can they give us a number so we can satisfy those parents that wait, some 10,000 children needed to be killed so that Israeli anger is addressed? This is unacceptable, utterly unacceptable. And the kind of narrative which is being trying to be generated is even more surreal and bizarre. ویلکم بیک۔ اور اب ذکر کریں گے فیض آباد دھرنا کیس کا۔ سب کو معلوم ہے کون سب کچھ کر رہا تھا، لیکن نام لینے کی ہمت کسی میں نہیں۔ فیض آباد دھرنا کیس میں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے اہم ریمارکس سامنے آ گئے۔ کہا ملک کو مذاق نہ بنایا جائے، پورے ملک کو نچوایا، پھر اوپر سے حکم آیا تو نظر ثانی واپس لینے کا کہہ دیا۔ عدالت نے شیخ رشید کی نظر ثانی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس، چیف جسٹس نے کہا ایسا تاثر ہے کہ سپریم کورٹ بھی باہر سے کنٹرول ہو رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں کیس میں فلاں فیصلہ ہوگا۔ عدالت میں سچ کوئی نہیں بولتا کہ کس کے کہنے پر نظر ثانی درخواست کی۔ پہلے دھرنے کے حق میں بیانات دیے، اب عدالت آ کر کہہ رہے ہیں ہم کیس نہیں چلانا چاہتے۔ شیخ رشید کی نظر ثانی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کرتے ہوئے چیف جسٹس نے مزید کہا کہ یہاں یہ بھی فیصلہ ہوتا ہے کہ کون سا کیس مقرر ہونا ہے اور کون سا دبانا ہے۔ دباؤ ڈالنے والوں کا نام لینے کی ہمت کسی میں نہیں۔ ملک کا دشمن کوئی بیرونی نہیں، ملک کے اندر سب خود ہی دشمن ہیں۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ انکوائری کمیشن میں وزارت دفاع کے کسی نمائندے کو کیوں شامل نہیں کیا گیا؟ حکومتی کمیشن یا تو آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہے یا پھر نئی تاریخ لکھے گا۔
वफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धंडा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया। कमीशन के क़याम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने रिटायर्ड IG अख्तर अली शाह की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया है। 3 रुकनी कमीशन में साबिक IG ताहिर आलम और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला खुशहाल खान भी शामिल हैं। हैदराबाद के ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का कातिल पकड़ा गया। मुलजिम समद के मुताबिक उसने शाहजेब नामी ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का कत्ल सिर्फ एडवेंचर के लिए किया था। पुलिस की जानिब से मजीद मुलजिमान की तलाश के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। हैदराबाद के ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का कातिल पकड़ा गया है। मुलजिम समद के मुताबिक उसने शाहजेब नामी ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का कत्ल सिर्फ और सिर्फ एडवेंचर के लिए किया है। पुलिस की जानिब से मजीद बताया जा रहा है कि तहकीकात का दायराकार बढ़ा दिया गया है। कराची में रात के औकात में बदमस्त ट्रेलर कानून से बालातर हैं। हादसात में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। बोल न्यूज़ के एनिमेटर इमरान सिद्दीकी ऑफिस से घर जाते हुए तेज़ रफ्तार ट्रेलर की जद में आकर जाँ बहक हो गए। इमरान सिद्दीकी 2 कम उम्र बच्चों के बाप थे। कराची में बेकाबू ट्रॉलर मौत बांटने लगे। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में बदमस्त ट्रॉलर किसी कानून को नहीं मानते। गैर तरबियती याफ्ता ड्राइवर्स ट्रॉलर्स को रेसिंग कार की तरह दौड़ाते हैं। ऑफिस से घर जाने वाले भी हादसात का शिकार बनने लगे। बोल के एनिमेटर इमरान सिद्दीकी भी ऑफिस से घर के लिए निकले। गोदाम चौरंगी पर बदमस्त ट्रॉलर उन्हें कुचलता हुआ चला गया। 2 बच्चों का बाप पल भर में लाश बन गया। ये मेरे छोटे भाई इमरान अहमद सिद्दीकी जो बोल चैनल में जॉब करते थे, किसी हादसे में इंतकाल हो गया। शादीशुदा है अल्हम्दुलिल्लाह और उनके 2 छोटे बच्चे हैं, एक 12-13 साल का बच्चा और एक 11 साल का बच्चा है। इमरान भाई एक अच्छे आदमी थे और अचानक उनकी इस तरह से मौत की खबर जो है वो काफ़ी गमगीन कर गई हम सब। ट्रॉलर ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया। सर पर चोट आने के बायस इमरान सिद्दीकी अस्पताल भी ना पहुंच सके। जिन्हें अस्पताल पहुंचने से पहले ही इंतकाल कर गए। और अब जिक्र करेंगे वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल का, जहां भारत की न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग जारी है। रोहित शर्मा टीम को जारहाना आगाज फराहम करके 29 बॉल्स पर 47 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल जुमेरात को खेला जाएगा। ये मैच कोलकाता के में होगा, जहां मैच तूफान की नजर होने का भी खदशा है। बारिश के बायस मैच रिजर्व डे में भी मुमकिन नहीं हो सका, तो जनूबी अफ्रीका पहली बार फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। सेमीफाइनल से पहले एक और तनाज़ा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच की पिच तब्दील करने का इल्जाम लग गया। बरतानवी अखबार डेली मेल के मुताबिक BCCI ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की इजाजत के बगैर सेमीफाइनल मैच की पिच तब्दील की है। डेली मेल ने लिखा कि भारतीय बोर्ड ने वर्ल्ड कप में 2 बार इस्तेमाल होने वाली पिच को एक बार फिर इस्तेमाल करने का फैसला किया है। भारत ने स्पिनर्स के लिए साजगार पिच का इंतखाब किया ताकि कीवीज को स्पिन जाल में फांसा जाए। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सेमीफाइनल मैच के लिए पिच नंबर 7 इस्तेमाल होनी थी, जो पहले इस्तेमाल नहीं हुई, और अब पिच की तब्दीली ICC मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक खदशा है कि BCCI फाइनल मैच के लिए अहमदाबाद स्टेडियम में भी ऐसा कर सकती है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक भारत नॉकआउट मैचेस में आज तक न्यूजीलैंड से नहीं जीत सका। और अब जिक्र पेट्रोलियम मसनूआत का। डॉलर की कद्र में इजाफे की वजह से आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता होने का फायदा आवाम को मुंतकिल नहीं हो सकेगा। 16 नवंबर से पेट्रोल 2 से 3 रुपए महंगा होने का इम्कान है। जराये का कहना है कि हाई स्पीड डीजल की कीमत 8.5 रुपए तक कम हो सकती है। मिट्टी का तेल भी 5.5 रुपए सस्ता होने का इम्कान है। लाइट डीजल ऑयल की फी लीटर कीमत में भी 8.5 रुपए तक कमी का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखने का ऐलान किया जा सकता है। हतमी फैसला वज़ारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। पुलिस का है फर्ज मदद आपकी, लेकिन क्या हकीकतन ऐसा ही है? एक फरियादी SIUCI सदर पहुंचा, लेकिन काम के एवज SSP ने अनोखा मुतालबा किया। वो मुतालबा क्या था, आप भी देखिए खुर्रम गुलजार की रिपोर्ट में। कोई सलीका है कोरंगी के रिहायशी हाफिज ताहिर, जिनसे मुल्जिमान ने 30 लाख रुपए भत्ते का मुतालबा किया और भत्ता देने से इनकार पर मुल्जिमान ने उन्हें अगवा करने की कोशिश की। ताहम हाफिज ताहिर ने पुलिस से रुजू किया और मुकदमा दर्ज करा दिया, लेकिन 3 माह गुजरने के बाद भी मुकदमे में कोई पेशरफ्त न हो सकी। हाफिज ताहिर दर दर की ठोकरें खाता SIUCI सदर जा पहुँचा। हाफिज ताहिर ने अपना मसला SSP जुनेद शेख को बताया। जुनेद शेख ने हाफिज ताहिर को तहफ्फुज की यकीन
यकीन दहानी कराई, लेकिन साथ ही नजराने का भी मुतालबा कर दिया। वो नजराना क्या था खुद ही देख लीजिए। वही करबला मेरी बात उन्हीं की बात है। ये था वो नजराना जिसका SSP जुनेद शेख ने हाफिज ताहिर से मुतालबा किया। फरियादी हाफिज ताहिर ने पुरसोज आवाज में नात पेश की और समा बांध दिया। हाफिज ताहिर की नात सुनने के बाद SSP जुनेद ने मुकदमा अपने पास ट्रांसफर करवा लिया, जिस पर काम शुरू हो गया है। खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज, कराची। तुम्हारे दर से ही लो लगी है ये सब तुम्हारा करम गया। और अब कुछ बात मौसम की। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी जोबन पर पहुंच गई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में ठंड के डेरे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी पारा मजीद गिर गया। कराची में रात और सुबह सवेरे ठंडी हवाओं के बायस मौसम सर्द हो गया। लाहौर को स्मॉग से निजात ना मिल सकी। फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से दुनिया भर के शहरों में आज भी दूसरे नंबर पर है। पहाड़ी इलाके हों या मैदानी, हर तरफ ठंडी हवाओं की रवानी। कराची में मौसम सरमा ने जलवे दिखाना शुरू कर दिए। रात और सुबह सवेरे ठंडी हवाओं के बाइस मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात ने शहर के दर्जे हरारत में मजीद कमी की पेशगोई कर दी। सिंध के बेशतर इजला में मौसम खुश्क रहेगा। बलूचिस्तान में भी यकत में सर्दी ने शहरियों के दांत बजा दिए। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत शुमाली इलाका जात के पहाड़ों पर सफेदी छा गई। मुख्तलिफ इलाकों का दर्जा हरारत माइनस में चला गया। लेह -4 के साथ सर्द तरीन मुकाम रहा। स्कर्दू -3, कालाम -2, किल्लात और गोपस में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी खुश्क मौसम का राज। लाहौर को स्मोक से निजात ना मिल सकी। फिजाई आलूदगी के एतबार से दुनिया भर के शहरों में आज भी दूसरे नंबर पर है। हैदराबाद में मौसम सरमा की दस्तक के साथ ही खुश्क मेवाजात के स्टॉल्स भी सज गए हैं। शहरियों ने सर्दी से बचने के लिए खुश्क मेवाजात की खरीदारी शुरू कर दी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हैदराबाद से गुलाम शब्बीर की रिपोर्ट में। सर्दी की सौगात खुश्क मेवाजात। हैदराबाद में मौसम सरमा की दस्तक के साथ ही बादाम, अखरोट, पिस्ते के स्टॉल्स सज गए। खुश्क मेवाजात के आसमान को छूती कीमतों ने खरीदारों के होश उड़ा दिए। खरीदारी करने के लिए आई हूँ, लेकिन जो पिछले 6 महीने के दौरान से महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। ड्राई फ्रूट सारा सर्दियों का ही होता है। अब ये बच्चों के लिए लेकर जाएं तो जाहिर सी बात है हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, इसको थोड़ा कम होना चाहिए। लोगों की कुव्वत खरीद मुतासिर होने के बायस खुश्क मेवाजात की खरीदारी में कमी आई है। दुकानदार खाकों की तादाद कम होने से परेशान हैं। 1000 रुपए या 1200 रुपए किलो और 1400 रुपए टैक्स है। इससे और किराया डबल हो गया। सब बाहर के आइटम है, लेकिन इधर से टैक्स अंदाजे से ज्यादा है। मौसम सरमा की एंट्री से जहां खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा हुआ है, वहीं कीमतें भी आसमान पर चली गई हैं। कैमरामैन नदीम अख्तर के साथ गुलाम शब्बीर अराई, बोल न्यूज, हैदराबाद। खेल का जुनून हो तो घर में एक खिलाड़ी बहुत से खिलाड़ियों को जन्म देता है, जो मैदान में जीत के झंडे गाड़ कर कमरे ट्रॉफियों से भर देते हैं। जी हां, ऐसे ही एक ड्राइंग रूम का नजारा करवा रहे हैं हैदराबाद से इरफान आ रहा है। ये मंजर किसी दुकान का नहीं, बल्कि ये कमरा खेलों से वाबस्ता एक ऐसे खानदान का खजाना है जो 1966 से एथलेटिक्स, क्रिकेट, नेटबॉल, हैंडबॉल और थ्रो बॉल के मैदान में फतुहात हासिल कर रहा है। वालदा के साथ 6 भाई और 3 बहनें नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी होने का एहसास रखते हैं। मैंने इंटरनेशनल लेवल काफ़ी अरसा खेला है और हम काफ़ी सारे मुल्क जा चुके हैं, जैसे इंग्लैंड है, श्रीलंका है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है। इन तमाम मुल्कों में हम लोग जा चुके हैं और एशियन चैम्पियनशिप में हम काफ़ी बार मैं जो है पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ और इसमें माशाल्लाह हम सबकी ट्रॉफियाँ हैं, तो मेरी भी इसमें शामिल है। ट्रॉफियों और मेडल से भरे कमरे में एक जानिब मरहूम पुलिस ऑफिसर अब्दुल रज़ाक की तस्वीर है, तो दूसरी जानिब अनगिनत ट्रॉफियों और मेडल्स का ऐसा जाल है जो मुल्की और गैर मुल्की मैदानों में मुल्क का नाम रोशन करने वालों की मेहनत बयान कर रहा है। इतनी भी ट्रॉफियाँ आप इस रूम में देख रहे हैं, ये सब मेरे वालिद साहब और मेरे भाइयों और बहनों की ये मेहनत का नतीजा है। और माशाल्लाह मेरे वालिद साहब, हम 6 भाई और 3 बहनें, हम सब पाकिस्तान कलर होल्डर हैं। हम 6 भाइयों ने इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। 2004 में हम गए थे श्रीलंका, वहाँ पे फर्स्ट एशियन नेटबॉल चैंपियनशिप हुई थी, उसमें पाकिस्तान ने पहली दफ़ा सिल्वर मेडल लिया था।
मुल्क का नाम रोशन करने वाले ये खिलाड़ी आज भी खेल के मैदान में जीत के झंडे गाड़ रहे हैं और जीती गई ट्रॉफियों और मेडल्स को इस रूम की जीनत बनाते जा रहे हैं। मगर अब कमरा छोटा पड़ रहा है और जीती गई ट्रॉफियां स्टोर में जमा हो रही हैं। कैमरामैन नदीम अख्तर के साथ इरफान अलई, बोल न्यूज, हैदराबाद। भारत FATF के रडार पर FATF ने गैर इंसानी कार्रवाइयों की तफ्तीश के लिए टीम भारत भेज दी। कई दिहाइयों से भारत हथियारों, गोला बारूद की तिजारत करता रहा है। FATF के मुताबिक भारत दिहाइयों से बैनुल-अक़वामी मनी लॉन्ड्रिंग भी करता रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में मनी लॉन्ड्रिंग 10 सालों में $674.9 बिलियन तक बढ़ गई है। बगल में छुरी, मुंह में राम राम, मोदी का भारत हुआ बेलगाम। मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर हथियारों की तिजारत का कर रहा है काम। दुनिया के मारूफ अखबार पॉलिटेको ने भारत का भांडा फोड़ दिया, इंकशाफ किया कई दिहाइयों से भारत बैनुल-अक़वामी मनी लॉन्ड्रिंग, हथियारों और गोला बारूद की गैर कानूनी तिजारत के मरकज के तौर पर काम करता रहा है। भारत ने मनी लॉन्ड्रिंग 2009 से 2018 तक मजमूई तौर पर $674.9 बिलियन तक बढ़ी। 2018 के बाद से मनी लॉन्ड्रिंग का अमल बीजेपी हुकूमत की अहम शख्सियात की निगरानी में मज़ीद तेज हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गैर कानूनी तिजारत के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग तेजी से बढ़ती हुई मईशत के तनाजुर में GDP के 5% इजाफे को पहुँच गई। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत 2002 के बाद से अब तक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार दरामद करने वाला मुल्क है। भारत आलमी हथियारों की 11% दरामद करता है, जिनमें बिलखुसूस रूस, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और इसराइल शामिल हैं। पॉलिटेको की रिपोर्ट के बाद FATF ने तफ्तीश के लिए टीम भारत भेज दी है, जो मनी लॉन्ड्रिंग और TTP जैसे बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द जमात की फंडिंग के साथ रवाबित बरकरार रखने की जाँच करेगी। भारतीय हुकूमत सरकारी तौर पर दहशतगर्द तंजीमों जैसे RSS, बजरंग दल और विश्व हिंदू की सरपरस्ती करती है। भारत में कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भी भारत की रियासती दहशतगर्दी की जिंदा मिसाल है। पेशावर के इलाके फकीराबाद में कई माह कबल होने वाला गैस लीकेज धमाका मुतालिका हुक्काम की गफलत के बायस शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। धमाके के बाद मेन रोड पर पड़ने वाले खतरनाक गड्ढे को ताहाल बंद न किया जा सका, जिसके बायस हादसात मामूल बन गए हैं। मजीद जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शहजाद से, जो इस वक्त फकीराबाद के इलाके में मौजूद हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के गुंजान आबाद इलाके फकीराबाद में जहाँ पर कुछ माह पहले यहाँ पर एक गैस ब्लास्ट हुआ था, तो रोड के बीचों बीच 2 गड्ढे बन गए। मेरा कैमरामैन आपको कि जो गड्ढे बन गए हैं, इससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रोड के बीचों बीच ये गड्ढे हैं, जिससे शहरी शदीद परेशान है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम शहरी से बात करेंगे कि किन मुश्किलात का सामना है। जी, ये जो गड्ढे बने हैं कब से बने और क्या मुश्किलात हैं आपको? ये तकरीबन हर एक जो बस वाला आता है या ये स्कूल्स, बड़े कॉलेजेस हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज है, आगे म्यूनसिपल सिटी कॉलेज है, आगे सब कॉलेजेस हैं। जौन सी गाड़ी भी आती है, यानी बड़ी गाड़ी हो गई, रिक्शे वाला हो गया या गाड़ी वाला हो गया, सुजुकी वाला हो गया, मोटरसाइकिल वाला, तो हर दूसरा तीसरा इसमें गिरता है। और एक बंदा ज़ख्मी हुआ था, वो बहुत शदीद ज़ख्मी हुआ था, बाद में उसका कुछ पता ही नहीं चला, फिर किसी ने ना कोई उसको कुछ फंड दिया या इसी रास्ते से MNA MPA जो है वो भी यहीं से गुजर के जाते हैं, लेकिन उनको ये गड्ढे नज़र नहीं आते। शहरियों ने मुतालबा किया कि इन गड्ढों को बंद किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात। आज़ादी की अहमियत जेल में मौजूद कैदियों से ज़्यादा कौन जान सकता है, लेकिन अगर सज़ा मुकम्मल हो जाने के बावजूद भी रिहाई न मिल सके तो अजियत कई गुना बढ़ जाती है। सिंध की जेलों में 35 से ज़ायद ऐसे कैदी मौजूद हैं जो सज़ा मुकम्मल करने के बाद जुर्माने या दियत की अदम अदायगी पर रिहा नहीं हो सके हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल हसीब खान। जुर्माना और दियत की अदम अदायगी, कैदियों की रिहाई में रुकावट। सिंध की जेलों में 37 कैदी सजा मुकम्मल करने के बावजूद दियत या जुर्माने की अदम अदायगी पर रिहा न हो सके। कराची की सेंट्रल जेल में 13 कैदी मौजूद हैं। सेंट्रल जेल हैदराबाद में 8, सक्कर में 11, मीरपुर खास में 3, जबकि लाड़काना और खैरपुर में एक कैदी रिहा नहीं हो सके। सीनियर सुप्रिटेंडेंट सेंट्रल जेल करीम अब्बासी कहते हैं कि जुर्माने की अदम अदायगी पर मज़ीद सजा भुगतनी होती है, लेकिन दियत की अदायगी तक मुल्ज़िम रिहा नहीं हो सकता। जब तक वो दियत पे नहीं करेगा, चाहे फिर वो उसको 10 साल हो, 12 साल हो, 5 साल हो, जितनी भी उनको पनिशमेंट है, उसके बाद जब तक वो अमाउंट दियत का पे नहीं करेगा, जब तक वो रिलीज नहीं हो। एडवोकेट नदीम शेख कहते हैं कि कैदियों का डाटा पब्लिक फोरम पर दस्तयाब हो तो मुखिर हजरात मदद करने के लिए तैयार हैं। जो प्रोसिक्यूशन का जो निज़ाम है, अगर वो बेहतर हो जाए तो इस तरह के कैदियों की रिहाई बहुत आसान और बहुत सहल तरीके से हम लोगों की मदद कर सकते हैं। हमारा इदारा जस्टिस हेल्प इंटरनेशनल जो है वो मुखिर हजरात का एक ग्रुप है और पाकिस्तान के टॉप फिलंथ्रोपिस्ट हमारे साथ काम कर रहे हैं।
अदालत उस्मा के हुक्म पर सिंध हुकूमत की जानिब से 2019 में 26 करोड़ रुपए की फंड से 5 कैदियों की रिहाई अमल में आई थी। अब भी सिंध भर की जेलों में गरीब कैदी हुकूमती तवज्जो के मुंतसिर हैं। फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।